कुछ लिखना नहीं है, यह सारी चीज़ें आपकी वही हैं जो मैंने आपको बताया कि वो जो 5-6 नंबर हैं हमारे, उस 5-6 नंबर को पाने के लिए हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो जिनकी परीक्षा में जो चीज़ आती है वो उतने हिसाब से उस चीज़ को पढ़ेगा। इसमें जो इकाई 8 में आपके जो टॉपिक दिए हैं, सारी परीक्षाओं के लिए मतलब सबकी परीक्षाओं में आने वाले टॉपिक नहीं है। तो इसमें जो टॉपिक हैं, जैसे पत्र लेखन मैंने बताया, यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें आते हैं ये। और ये पत्र लेखन वो थे जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में आते हैं, ठीक है, जो हमारे परीक्षा आती है ऑब्जेक्टिव टाइप की। अब बात करेंगे हम भाषा विज्ञान की। भाषा विज्ञान हमारे लगभग सारी परीक्षाओं में आने वाला टॉपिक है, ये लगभग सारी परीक्षाओं में आ जाता है। जैसे हम कहते हैं कि भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है, यह आपने प्रश्न बहुत बार सुना होगा। शुरुआत भी यहीं से होती है, जब हम अपने व्याकरण की शुरुआत करते हैं कि भाषा शब्द जो है वो किससे बना है, भास से बना है। तो यहाँ पे दिया है। अब भाषा की विशेषताएं क्या होती है? भाषा सार्थक ध्वनियों से मिलकर बना है। प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है, परंतु इसे सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी भाषा होती है वो एक क्षेत्र विशेष में होती है, जो भी लोग होते हैं, लेकिन अब ये नहीं कि फिर वो बाहर नहीं जा सकती, वो बाहर भी जा सकती है अगर व्यक्ति जाएगा, यानी उस भाषा को बोलने वाला व्यक्ति अगर उस क्षेत्र से बाहर जाता है तो भाषा भी उसके साथ जाती है। यहाँ पे दिया, भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक या चिन्ह होते हैं जो हमारे मन में भावों विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। आपकी परीक्षा में इसे रेखांकित कर लो, ये प्रश्न 2 बार आ चुका है कि भाषा कौन सी संपत्ति है। ऑप्शन में लिखा होता है अर्जित संपत्ति है, संचित संपत्ति है या पैतृक संपत्ति है, इस तरह से। तो ये क्या है? एक अर्जित, ये मतलब अर्जित करनी पड़ती है, हमें विरासत में नहीं मिलती। हम जिन भाषाओं को सीखेंगे, जितनों को अपने अंदर इकट्ठा करेंगे, वही हमें मिलेगी, ठीक है। भाषा विस्तृत क्षेत्र में जबकि बोली सीमित क्षेत्र में व्यवहृत होती है। यहाँ इसका कहने का मतलब है भाषा और बोली दोनों। जो बोली है वो एक सीमित क्षेत्र में होती है, लेकिन जो भाषा है जिसका व्याकरण बन चुका होता है उसका क्षेत्र विस्तृत होता है, बड़ा होता है। भाषा का प्रयोग साहित्य, शिक्षा, संचार, सूचना माध्यमों में किया जाता है, जबकि बोली का प्रयोग क्षेत्र विशेष के लोग आम बोलचाल में करते हैं। मतलब जो हमारी बोली होती है उसे हम अपने जितने ही आसपास के लोग जानते हैं उन बोली को बोलते हैं। भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा तीन रूपों में जानी जाती है, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा वह है जो संकेतों के द्वारा बताई जाती है। अब संकेत तो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, ये आप जानते हो। जैसे मान लो हम कोई भी संकेत लिखते हैं, आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे आपको इस तरह का साइन अगर देखने को मिलता है तो इससे आप क्या समझते हो कि नज़दीकी कोई चिकित्सा है या हॉस्पिटल है या कोई चीज़ है। तो ये क्या है? ये एक संकेत है। तो इसी तरह की सांकेतिक भाषा, यानी यही भाषा हमारी क्या कहलाती है? सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब मान लीजिए जैसे आप ट्रैफिक में जा रहे हो और वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है, तो वो सीटी बजा के और अपने हाथ को अगर जिस तरह का वो हाथ से संकेत देता है वैसा ही आप काम करते हो, तो ये भाषा एक क्या है? सांकेतिक भाषा है। हम बात करेंगे मौखिक भाषा की। तो मौखिक भाषा का मतलब होता है जो हम बोल रहे हैं। जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये क्या है? मौखिक भाषा है, ठीक है। आगे आता है लिखित भाषा का। जो विचार लिखकर बताए जाते हैं वो क्या हो जाएगा? लिखित भाषा है। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपको स्थिति बताऊं कि अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर कौन सी भाषा का प्रवाह हो रहा है? मौखिक भाषा का। अगर मैं कहूँ कि मोहन अखबार पढ़ रहा है, यहाँ कौन सी भाषा का प्रसार हो रहा है? लिखित, क्योंकि अखबार वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पहचान हो जाती है कि कौन सी हमारी क्या भाषा है। तो जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारी भाषा है लिखित भाषा। लिखित भाषा का आधारभूत, अगर लिखित भाषा की आधारभूत इकाई की बात करते हैं तो इसकी आधारभूत इकाई है वर्ण। वर्ण वो संकेत होता है जिसके माध्यम से हम उसको लिखना सीखते हैं, ठीक है। भाषा के अंग, अगर हम भाषा के अंग की बात करें तो इसके 3 अंग माने गए हैं। पहला वर्ण,
वर्ण मिलाकर शब्द बनाते हैं और शब्द मिलाकर वाक्य बनाते हैं। तो वर्ण, शब्द और वाक्य भाषा के मुख्य 3 अंग होते हैं। आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखो ये मेन प्रश्न है जो आते हैं, जो दिए हैं, इसलिए रेखांकित कर लेना इनको। अब भाषा से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अर्थात जिस माध्यम से हम अपने विचार दूसरों को लिखकर या बोलकर समझाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अब शब्द आता है लिपि। लिपि क्या होता है? तो भाषा को लिखने के लिए हम जिस आकृति के वर्णों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं, या हम कहें कि जिस शैली का हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। कई भाषाओं की लिपि एक हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक भाषा 2 या 2 से अधिक लिपि में लिखी जा सकती है। जैसे हिंदी, मराठी, संस्कृति, नेपाली आदि भाषाएं जो हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। उसी प्रकार किसी भाषा को 2 लिपियों में भी लिखा जा सकता है। जैसे पंजाबी भाषा को गुरुमुखी और शाहमुखी 2 अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। जैसे पंजाबी जो भाषा है, जो आपको पता है पंजाब के 2 टुकड़े हो गए, एक हो गया पाकिस्तान में और एक हो गया हिंदुस्तान में। तो पंजाबी भाषा की 2 लिपियां हो गई। जिस लिपि को देवनागरी के समकक्ष रखा गया वो कहलाती है गुरुमुखी, ठीक है। और जो लिपि उर्दू भाषा यानी अरबी फारसी के समकक्ष उसके जैसी हो गई वो कहलाती है शाहमुखी। तो जब हम देखते हैं पंजाबी जो लिखी जाती है, अब पाकिस्तान में जो पंजाबी लिखी जाती है वो लिखी जाती है शाहमुखी में, और हिंदुस्तान में जो पंजाबी लिखी जाती है वो लिखी जाती है गुरुमुखी में, ठीक है। हम बात करते हैं मातृभाषा की। जो भाषा माता के द्वारा बच्चों को सिखाई जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं, और 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाते हैं। रेखांकित कर लीजिए, ये पूछा गया है कई बार। मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? तो 21 फरवरी को, ठीक है। मातृभाषा माता के द्वारा सिखाई गई भाषा होती है, तो हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर ये कहेंगे अरे मैम आप ऐसी बात कर रहे हो, इससे तो लोगों को आहत हो जाते हैं। हम तो कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हम भावनात्मक रूप से कहते हैं, ठीक है। हिंदी को हम अपनी मातृभाषा मानते हैं तो वो हम भावनात्मक रूप से कहते हैं। कैसे? जैसे हिंदुस्तान यानी भारत को हम भारत माता कहते हैं, वैसे ही भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा को हम मातृभाषा कह के संबोधित कर देते हैं। लेकिन वास्तव में मातृभाषा माता के द्वारा सिखाई गई भाषा ही मातृभाषा होती है। तो हमारी माँ ने हमको पहले कौन सी भाषा सिखाई है? अक्सर देखें तो अभी तो आज की महिलाएं तो पढ़ी लिखी हो गई हैं, तो हो सकता है कि आज की माँ अपने बच्चे को पहले हिंदी भाषा सिखाएं, या बहुत सारी माँ तो अंग्रेजी भाषा सिखा रही हैं, तो वही मातृभाषा होनी चाहिए। और लेकिन जो हमारी, अगर हम बात करें कि हम जो पीढ़ी हैं, हमारी माँओं ने जो हमारी बोली होती थी, जिस बोली क्षेत्र में हम रहते थे, वो बोली हमें सिखाई है, तो वही हमारी मातृभाषा कहलाती है। शब्द आता है राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। 3 शब्द हैं, देखो ध्यान दीजिएगा इनको। राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ठीक है। 3 शब्द हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें क्या अंतर है? जब किसी राज्य की सरकार द्वारा राज्य का सारा राजकाज जिस भाषा में किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? राजभाषा, ठीक है। वो क्या कहलाएगी? राजभाषा। राष्ट्रभाषा, जब किसी देश की सरकार द्वारा देश का सारा राजकाज जिस भाषा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। राजभाषा, जब किसी सरकार द्वारा सारा सरकारी कामकाज जिस भाषा में किया जाता है तो उसे राजभाषा कहते हैं। और देखो हमारे देश के लोगों का दोगलापन, मैं तो इसे दोगलापन ही कहती हूँ। शब्दों को गढ़ा गया, वैसे अगर देखा जाए तो भाषा कुछ नहीं है, भाषा क्या है? शब्द है।
शब्द पे शब्द गढ़ दिए हमने। जब से हमने बोलना सीखा तब से लेके आज तक हर एक स्थिति, हर एक परिस्थिति के लिए हम शब्द ही शब्द बनाते जा रहे हैं। देखा जाए तो भाषा अगर है तो क्या है, मात्र शब्द है और कुछ है ही नहीं। जैसे अगर हम मान लो कहते हैं दौड़ना, दौड़ना क्या एक क्रिया होती है, उस क्रिया के लिए नाम दे दिया कि दौड़ना। अब कोई तेज तेज पैरों को चला के एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जा रहा हो तो उसे हम क्या कह देते हैं, दौड़ना। कोई आराम से जा रहा है तो उसको क्या कह देते हैं, चलना। कोई और भी आराम से, मतलब कहीं जाना नहीं है उसको, एक स्थान से नहीं, वो एक ही स्थान पे गोल गोल घूम रहा है तो उसको कह देते टहलना। तो मतलब हर स्थिति, हर परिस्थिति के लिए हमने क्या शब्द गढ़ दिए, तो वही हमारे शब्द क्या हो गए, वही भाषा बन गई। अब ऐसे ही आपने देखा कि जब पूरा देश एक साथ बंद हो जाएगा, अभी तक हमारे शब्दकोश में उसके लिए कोई शब्द नहीं था, तो हमने नया शब्द बना लिया, लॉकडाउन। अब लॉकडाउन कहते ही सब समझ जाते हैं लॉकडाउन का मतलब क्या है। लॉकडाउन का मतलब सब कुछ जब बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही अब जब अगर आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने हर एक चीज के लिए क्या किया, शब्द गढ़े हैं। उसी में आप देखो कि हमारे देश में एक बहस होती है, ये आपको आगे पता चलेगा कि राजभाषा या राष्ट्रभाषा, प्रश्न भी बनता है, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है या राज्य भाषा है? राजभाषा है। राज्य भाषा तो वैसे ही नहीं रहेगी, देश की बात कर रही हूं, है ना। तो राजभाषा है। लेकिन आपने बहुत सारे लोगों को देखा, कहते हैं ना हमारी राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, लेकिन नहीं है। जब भी कभी जब जब भाषा को लेके मुद्दा उठता है हमारे संसद में या कहीं पे, तो जो लोग हिंदी को नहीं मानते वो कहते हैं हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं मानेंगे, तो वो ऐसे मना कर देते हैं। अब ये देखो कि आपके बुक में एक पॉइंट दिया होगा, कहाँ पर, जरा 1 मिनट बुक दिखाना मुझे। पेज नंबर, इसमें सभी ओपन करिए, पेज नंबर 36, पेज नंबर 36 ओपन कर लिया, 36, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया है, 14 सितंबर 1949 को गोपाल स्वामी अयंगर ने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रस्तुत किया तथा इसी दिन हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया। राजभाषा लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, संविधान में जो हमारा दिया हुआ है पॉइंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। आगे अगले अनुच्छेद में दिया है कि अनुच्छेद 343, इसमें कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी तथा राष्ट्र लिपि देवनागरी है। अब देखना कि हमारे देश के लोग किस तरह से रहते हैं, ये लिख दिया, ठीक। आगे अगला पॉइंट, चलो यहाँ पे तो बताइए, सब आप लोग देख ही रहे हो, मैं चलो उसी पेज को खोल लेती हूँ एक बार, फिर बताती हूँ आपको यहाँ से। तो अब पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि राजभाषा कह दिया हिंदी को, और लिपि को क्या कह दिया, देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि। तो जो लोग इसका विरोध करते हैं वो ये कहते हैं कि ये एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, जो हिंदी का विरोध करते हैं। तो अब अगर हमसे देखें शब्दों पे ही, शब्दों का मतलब, तो राजभाषा की परिभाषा कहती है कि जब किसी सरकार द्वारा सारा सरकारी कामकाज जिस भाषा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। और जब हमारे देश के लिए राजभाषा घोषित कर दी गई, मतलब कि हिंदी, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो केंद्र सरकार है उसका कामकाज किस भाषा में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, लेकिन होता किस में है, अंग्रेजी में। अब यही देखो, मैंने कहा ना कि हमारा दोगलापन देखो, हमने लिखा कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। मतलब हम उस संविधान को भी नहीं मानते, हम जो मानते हैं वो मानते हैं जो हमारी सुविधा के अनुसार है, जो हमको अच्छा लगता है, चाहे लिखा कुछ भी हो, तो हमें जो अच्छा लगता है हम वो मानते हैं। यहाँ पर इसी में आगे पॉइंट दिया गया है कि विशेष परिस्थितियों में आगे आने वाले 10 से 15 साल तक अंग्रेजी में काम होगा। और वो क्या था,
विशेष परिस्थितियों में। अब वो विशेष परिस्थिति भी क्या थी, मैं एक दिन ऐसे ही स्टडी कर रही थी, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि वो विशेष परिस्थिति थी क्या, जिसके कारण कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लगभग 90% जनता हमारी हिंदी जानती थी, अंग्रेजी नहीं जानते थे। और जो लोग अंग्रेजी जानते थे सत्ताधारी, ऐसा नहीं था कि वे हिंदी नहीं जानते, वे भी हिंदी भी जानते थे, हिंदी में भी कामकाज करते थे वो पूरा। तो फिर क्या कारण था कि हमारी भाषा को क्या रखा गया 15 साल तक? तो अंग्रेज बहुत अच्छी तरह से जानते थे इस देश के लोगों को, उनको पता था कि हम चले तो जाएंगे यहाँ से, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है इस देश को। और जब आनन फानन में और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और ब्रिटेन की जो कमर टूटी और इस तरह से लगा, तो उसे लगा भाई आज़ाद तो करना पड़ेगा, तो ऐसी कुछ चीज़ें कर दो ना जिससे हम इनके बने ही रहें, ये हमारे गुलाम बने रहें, और हम ये भी हो जाए इनको कि ये आज़ाद है और ये हमारे गुलाम के गुलाम बने रहें। तो वही प्रावधान डाल दिया। अब वो 15 साल का जो समय दिया गया था, वो समय इसलिए दिया गया था कि इन 15 साल में हमारे जो सत्ताधारी हैं वो जो भी चीज़ उन्होंने बाहर से उन्होंने स्वीकृत की थी, अडॉप्ट की थी, उन सारी चीज़ों को वो कन्वर्ट कर दे, परिवर्तित कर दे हिंदी के अंदर, और फिर उसके बाद जो सारा कामकाज है 15 साल के बाद किस में चल जाएगा, हिंदी में। लेकिन हमारे देश आज़ाद होने के बाद जो सत्ताधारी थे, कुछ जो देश के लिए काम करना चाहते थे वो तो देश को जोड़ने में लगे रहे, या वो अलग अलग हो गए, या मर गए, या मार दिए गए, या जो भी हुआ। और जो इस देश की सत्ता के साथ खेलना चाहते थे, जो खीर खाना चाहते थे, जिनको खीर खाने के लिए सत्ता चाहिए थी, उन लोगों ने इसको जस का तस रहने दिया कि अच्छा अगर हिंदी में रहेंगी सारी चीज़ें तो जो यहाँ की आम जनता है वो पढ़ लिख जाएगी, उन्हें पता चल जाएगा, अधिकार उनके हाथों में चले जाएंगे, इससे अच्छा है इसको अंग्रेजी में बनाए रखो, अंग्रेजी इनको कभी आएगी नहीं, और हम कहेंगे हम देश चला रहे हैं, शासन बागडोर में अपने हाथों में रखेंगे और चीज़ों को फिर उसी तरह से बनाएंगे। नहीं तो आप ये बताइए, देश आज़ाद होने के 75वां वर्ष मना लिया हमने और हम आज तक इसे नहीं कर पाए। आखिर हम क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं इस देश के लिए जो हम अपनी आवाज़, अपनी पहचान तक नहीं बना पाए? जब यूक्रेन पर युद्ध हो रहा था, यूक्रेन और वहाँ पे हमारे जो जो हमारे डॉक्टर लोग जो फंस गए थे, अधिकतर विद्यार्थी, तो उनको निकलवाने के लिए मोदी जी ने जब बात करी थी तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने, पुतिन ने मोदी जी से कहा था कि आप आज़ादी के तो इतने दिन हो गए, आप अभी तक अपनी हिंदी, मतलब तुम्हारी अपनी कोई भाषा नहीं है, तुम अपने बच्चों को, आप अंग्रेजी में एजुकेशन महंगी है क्योंकि यहाँ जो दे रहे हैं वो अंग्रेजी में, आप अंग्रेजी के स्कूल और हिंदी के स्कूलों में देखना अंतर। और हमारी मानसिकता ये, हम हिंदी पढ़ने के लिए तो 1100-1200 देने में तो ये कहते हैं मैडम लूट रही है, और अंग्रेजी पढ़ने के लिए हम 20-20 हज़ार, 26-26 हज़ार दे रहे हैं, फिर भी नहीं, अरे आप तो बहुत एहसान कर रहे हो हम पे, इंग्लिश सिखा दे रहे हो हमको, तो वो नहीं लूट रहे। तो ये हमारे दिमाग में है ही। तो अंग्रेजी जितनी भी शिक्षा है वो हमारी सारी महंगी है। अब हिंदी में होता तो हमारे छात्रों को बाहर जाना नहीं पड़ता बाहर शिक्षा लेने के लिए, क्योंकि बाहर हमारे छात्र क्यों लेने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें सस्ती मिल रही है, तो इसलिए जा रहे हैं। अब जब इस तरह की बात की, तभी हमारे देश के प्रधानमंत्री को लगा कि यार बात तो सही है कि इतने दिनों बाद हमें अपनी, चलो कम से कम अब तो आया कि हमारी हिंदी को ये कहा गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बताइए, जब हम अगर मान लें अब तो कामकाज होने की संभावना है, ऐसा कहा जा रहा है, और शुरू की गई है मुहिम, पीएमओ से ये शुरुआत हो गई है कि हिंदी में कामकाज किया जाए ज़्यादातर, और पहले शुरुआत हुई है बाइलिंगुअल, कि बाइलिंगुअल करो आप, जैसे जिनको आदत पड़ गई इतने ज़माने से। अच्छा मैंने ऐसे देखे सरकारी लोग बोलते हिंदी हैं, सोते हिंदी हैं, खाते हिंदी हैं, पीते हिंदी हैं, सारे काम हिंदी करते हैं, और जब पेन उठाते हैं तब इंग्लिश, बस वहाँ उनको हिंदी समझ में नहीं आती, वहाँ उनका सारा काम जो है वो इंग्लिश में ही होना चाहिए, वो इंग्लिश देखते हैं, और उसको भी कैसे, ट्रांसलेट करके गूगल बाबा पे से ये चीज़ें, ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, आपको समझ में भी नहीं आ रही यार, ये भी नहीं आ रही यार, एक रिकॉर्ड बना के आप इंग्लिश में रख रहे हो, कौन सी शान, झूठी शान, और एक बेवजह की चीज़ों पर। तो हमारी भाषा में ये सबसे बड़ा मुद्दा बना है इस चीज़ का कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों में अंतर क्या होता है। तो मेरे दृष्टिकोण से तो ये लगता है कि जब अगर हमारे देश की सरकारी कामकाज अगर हमारे हिंदी में होने लगते हैं तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा अपने आप मिल जाता है, क्योंकि परिभाषा ही कहती है देश की सरकार का कामकाज। और अगर फिर वही कड़वी बात, अगर ऐसा नहीं है तो हमारे देश का जो कामकाज है वो होता है अंग्रेजी में, तो फिर राष्ट्रभाषा अंग्रेजी को घोषित कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
ये दोगलापन लेकर जीने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब देश का कामकाज अगर इसमें होता है तो फिर राष्ट्रभाषा वही हो गई। समझ गए ना? राज्य भाषा का मतलब है राज्य की भाषा। कोई भी राज्य है, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का कामकाज हिंदी में होता है, तो उसकी राज्य भाषा क्या कहलाती है? हिंदी कहलाती है। जैसे गुजरात की बात करेंगे, गुजरात का जो कामकाज है वो गुजराती में होता है, तो उसकी राजभाषा, राज्य भाषा क्या है? गुजराती है। दोनों इनमें अंतर समझना है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा भाषा का विकास। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाषा के विकास में किस तरह से अगर आए कि भाषा के विकास के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ऑप्शन में आपको कई बार बोली भी दिखता है। देखो ध्यान देना, प्रश्न आता दो तरह से। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन में अगर आपसे वर्ण पूछेगा तो वर्ण, अक्षर, शब्द ऐसे लिखा रहेगा, तो वहां आपका उत्तर क्या होगा? वर्ण। और अगर उसने ऐसे पूछा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है और ऑप्शन में लिखा हो बोली, भाषा, विभाषा, क्षेत्रीय भाषा, तो उत्तर क्या आएगा? बोली। ठीक है, बोली भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसका विकास कैसे होता है? कोई भी बोली एक क्षेत्र में बोली जाती है और पहले छोटा सा क्षेत्र होता है, थोड़े लोग होते हैं उसको बोलने वाले, फिर धीरे धीरे लोगों की जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ या लोगों के फैलने के साथ साथ आसपास वो बोली आसपास के और क्षेत्र में बढ़ जाती है, फिर वो क्षेत्रीय भाषा या विभाषा कहलाती है। जब वो क्षेत्रीय भाषा या विभाषा हो जाती है तो उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है, और जब किसी भाषा के अंदर एक अच्छा साहित्य लिखा जाने लगता है तो फिर उस भाषा का अपना एक व्याकरण बना दिया जाता है, मतलब उसे समझने के लिए कि जो लोग उस भाषा को नहीं जानते वो उसको किन नियमों के आधार पर समझ सकते हैं। जब उस क्षेत्रीय भाषा का व्याकरण बन जाता है तो वो उस समय क्या बन जाती है? एक भाषा, यानी मानक भाषा बन जाती है। तो हम यहाँ देखें कि जिस तरह से हम देखेंगे कि हमारी हिंदी का विकास किस तरह से हुआ। जो हमारी ये हिंदी थी, इसकी बोली सबसे पहले खड़ी बोली है, खड़ी बोली से इसका विकास हुआ है, यानी इसके जो शब्द हैं, ज़्यादातर शब्द जो हैं वो किसके हैं? खड़ी बोली के हैं। खड़ी बोली में बहुत ज़्यादा साहित्य लिखा गया था आधुनिक काल के दौरान, तो इस वजह से इस भाषा का एक व्याकरण बना दिया गया, और व्याकरण बनाने के बाद इसे नाम मिल गया मानक हिंदी, और इससे यानी खड़ी बोली से हिंदी बन गई। तो भाषा का इस तरह से विकास होता है। अब देखो यहाँ पे हिंदी भाषा के विकास में कुछ पॉइंट दिए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न बन जाते हैं, जस के तस हैं। भारत में 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। पूछा जाएगा भारत में भाषा परिवार कितने पाए जाते हैं? 4 भाषा परिवार, भारोपीय, द्रविड़, आष्ट्रिक और चीनी तिब्बती। इसमें जो सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला जो प्रतिशत है वो है भारोपीय का। तो प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला भाषा परिवार कौन सा है? तो भारोपीय है। ठीक है, इसमें लगभग 73% लोग इसमें बोलते हैं। भारत में भाषा का विकास आर्यों के आगमन से माना जाता है। ये जो पॉइंट दिया जाता है, अब ये कहा गया है कि भारत में जो भाषा का विकास हुआ वो कब हुआ? आर्यों के आगमन से। आर्य कब आए थे भारत में? इतिहास में आपको पढ़ाया जाता होगा, ये बताया गया है कि आर्य भारत में आए थे। अच्छा, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है, यहाँ पे एक डाउट रहता है, आपको पता नहीं आता है कि नहीं आता है, पर मैं डाउट बता देती हूँ कि लोग ये कहते हैं कि आर्य जो थे मतलब हम भारत के नहीं हैं। ऐसा लोग, हमको इतिहास में बताया गया कि हम भारत के नहीं हैं, और ये कहा जाता है जो साउथ वाले हैं वो भारत के हैं और हम भारत के नहीं हैं, तो हम कहीं से आए, बाहर से आए, तो मतलब हम भी विदेशी ही बना दिए। फिर मेरे को लगता है कि जो साउथ के लोग हैं उनके देवी देवता यानी वो सनातन धर्म को मानते हैं और हम भी सनातन धर्म को मानते हैं, तो जब हाँ जहाँ से हम आए थे तो वहाँ पे भी सनातन धर्म माना जाता होगा। पर मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अलावा कहीं और पे सनातन धर्म माना जाता है। अब जहाँ से कोई उखड़ के आया है तो वहाँ पे भी तो होंगे ना कुछ सनातनी, और ये चीज़ है। तो अब ये खोजना आप, ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से, पर मैं मतलब मेरे हिस्ट्री वाले सर ने तो बताया नहीं था, तो मेरा तब से ही है। उन्होंने कहा चुपचाप बैठ के पढ़ लो जो पढ़ाया जा रहा है, उन्होंने मुझे ऐसे धमका दिया था। तो मेरे दिमाग में यही आता है तब से कि ऐसे ही भाई, जैसे मान लो हम कहते हैं जो मुस्लिम है, हिंदुस्तान में मुस्लिम आए हैं, तो हमें पता है ना वो कहाँ से आए हैं, सऊदी अरब से आए हैं, वहाँ पे जन्म हुआ उस धर्म का। तो ऐसे ही हम जब आए कहीं से तो वहाँ तो होगा ना, हमारा कोई तो देश होगा, क्या पता पृथ्वी से बाहर के हों,
कहीं से चंद्रमा पे से आए हो तो कहीं बात तो यही है ना कि सनातन की उम्र नहीं है, जब ये आर्य आए उससे पहले से सनातन है। और यहाँ अच्छा ये कह रहे हैं कि मतलब यहाँ के सनातन स्वीकार किया हो तो दवा हाँ ये आपका एक हो सकता है, इस पे हम विचार कर सकते हैं, चलो देखेंगे ये सही नहीं आएगी, लेकिन तो पता होना चाहिए। तो वही बात तो मैं कह रही हूँ ना, वही बात तो मैं बोल रही हूँ ना कि जो जहाँ से आया है खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तब ये विचार करना, बताना, मुझे भी बताना ना, मेरा विचार मतलब ये सवाल है मिल जाए तो खैर हम मान लेते हैं आ रहे जो आ गए बाहर से, भाषा को लेकर आ गए, संस्कृत भाषा को लेकर आ गए। सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है संस्कृत भाषा हमारी, ठीक है। तो इसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं फिर, और जो टाइम दिया है यहाँ पर, यहाँ से आपका फैक्ट वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो भाषा में सबसे पहले आ गई हमारी प्राचीन आर्य भाषा, जो लगभग एग्जैक्ट नहीं है, सब अलग अलग बताते टाइम ना, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है, प्राचीन आर्य भाषा में। फिर मध्यकालीन आर्य भाषा जो 500 ईसा पूर्व से लेके 1100 ईस्वी तक, और फिर आधुनिक आर्य भाषा जो 1100 ईस्वी से लेके आज तक। इसमें आता है हमारा प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत देखते हैं तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत मानी जाती है, जो वेदों की भाषा मानी गई है, ठीक है, वैदिक संस्कृत जो वेदों में तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। अब ये 1500 ईसा पूर्व का मतलब यहाँ पे दिया है उन्होंने कि उनको ये लगता है कि उससे लगभग उतने तक रहा होगा जैसे संस्कृति को मानते हैं, सभ्यता को मानते हैं। ये ईसा पूर्व का मतलब क्या है? ईसा पूर्व का मतलब है कि जिस दिन से आपका ये अंग्रेजी कैलेंडर शुरू हुआ है, जैसे हम आज की डेट को जिससे निश्चित कर रहे हैं, इस कैलेंडर से इतने दिन पहले, ठीक है, उसको ईसा पूर्व कहते हैं। इसके बाद हमारी जो लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोनों, कभी कभी कुछ लोग इनको एक ही समय का मानते हैं। लोगों का कहना है कि वैदिक संस्कृत थी पढ़ने लिखने वाले लोगों की भाषा, और लौकिक संस्कृत थी जो मौखिक रूप से बोली जाती थी वो। लेकिन धीरे धीरे ये ज़्यादा क्लिष्ट मानी जाती है, ये कम क्लिष्ट थी। धीरे धीरे इसमें परिवर्तित हुई और लौकिक से फिर धीरे धीरे बनी पाली। पाली लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक मानी गई है हमारी, और पाली के बाद फिर हमारी भाषा आई प्राकृत, और प्राकृत 1 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक का माना गया है, और फिर उसके बाद प्राकृत से हुआ अभ्रंश और अभट। अब देखो अभ्रंश का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है। अभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ रूप, इसको अभ्रंश नाम दिया कि प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अभ्रंश कहलाया। अभ्रंश और अभट तो अलग अलग आता है। वैसे अगर देखा जाए तो सारी भाषाएं ना एक दूसरे का बिगड़ा ही रूप है। अगर देखें तो वैदिक संस्कृत से बिगड़ा रूप लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से बिगड़ा रूप पाली तक, और पाली से बिगड़ा रूप प्राकृत तक, प्राकृत से बिगड़ा हुआ रूप अभ्रंश से, और अभ्रंश का भी बिगड़ा हुआ रूप अब किस में आता है? मानक हिंदी में। तो ये एक तरह से यही है, बिगड़ा रूप कहें या परिवर्तित रूप कहें। तो जो भाषा है, भाषा का प्रयोग करते हैं हम अपने बोल चाल के हिसाब से, हम अपनी सुविधा के अनुसार से। अब मानक हिंदी से भी अगर देखें तो वर्तमान समय में हिंदी भी परिवर्तित हो रही है, और वो किस में आ रही है? नई भाषा में आ रही है, जिसे हम कह रहे हैं हिंग्लिश। और ये भाषा बड़ी विचित्र सी है, ये अजीब सी भाषा है। अभी तक जो हमारी ये जितनी भी भाषाएं आई, इन्होंने सिर्फ मौखिक रूप में परिवर्तन किया, लेकिन जो इसकी लिपि थी वो वही बनी रही। सारी भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि मानी गई है, सारी भाषाओं में देवनागरी लिपि रही। लेकिन जो हमारी वर्तमान भाषा परिवर्तित हो रही है, ये इसकी लिपि भी परिवर्तित हो रही है। इसमें क्या हो रहा है कि इसकी लिपि रोमन लिपि बनती जा रही है। और रोमन लिपि, चलो एक बार ये रहे कि पूर्णतः रोमन लिपि हो तो उसको भी स्वीकार किया जाए। सबसे ज़्यादा जो इसमें क्लिष्टता आने वाली है वो ये है कि लोग कुछ शब्दों को लिखते हैं देवनागरी लिपि में और कुछ शब्दों को लिखते हैं रोमन लिपि में। ये और भी ज़्यादा विचित्र हो जाती है। कैसे कि अब जब लिपि होगी और आगे आपको हिंग्लिश की वर्णमाला जब पढ़ाई जाएगी तो 52 वर्ण आपके ये तो है देवनागरी के, और उसमें 26 वर्ण और जुड़ेंगे वो रोमन लिपि के।
तो इस तरह से इतने वर्ण हो जाएंगे। और भाषा में फिर ये सुनिश्चित करना कि किस शब्द को रोमन लिपि में लिखा जाए और किस शब्द को देवनागरी लिपि में लिखा जाए। और आपने देखा होगा कि आजकल तो अजीब सी लिपि बन रही है कि कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे मान लो अगर ऐसे लिखते हैं ना, सभ्यता अगर उन्हें लिखना होता है तो मैंने ऐसे देखा कि अगर जैसे शब्द लिख रहे हैं सभ्यता, तो ये शब्द लिखना है तो सभ्यता ना लिख के नए फॉन्ट में उसको ऐसे लिखते हैं, इसे ऐसे देके और फिर सभ्यता, मतलब स शुरू करेंगे इससे ऐसे और इस तरह से लिखेंगे। पढ़ना भी बड़ा अजीब सा हो जा रहा है कि ऐसी चीजें। तो ये आगे आपकी आने वाली भाषा जो बदल रही है इंग्लिश, उसी में आएगी। और इसका जो मतलब श्रेय जाएगा कि भाषा के बिगड़ने का, तो वो श्रेय जाएगा आपके कंप्यूटर को, आपके मोबाइल को। और ये इस तरह का परिवर्तन हमारे देश में आया है ज़्यादातर बहुत तेज़ी से, क्योंकि बाकी और देश की बात करें तो और देश के लोग जो हैं वो अपनी ही भाषा, अपनी ही लिपि का प्रयोग करते हैं अपने कंप्यूटर पर भी और अपने मोबाइल पर भी। बस हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसे अंग्रेजी के अंदर इस तरह से लगा तो उसने ये बदल दिया। तो ये प्रश्न भी आजकल बन सकता है कि आगामी भाषा का नामकरण तो कर दिया है विद्वानों ने, इंग्लिश रूप दे दिया है, इंग्लिश और हिंदी का मिक्सर। ठीक है, हाँ, इंग्लिश भाषा का नाम हो गया। अब देवनागरी को मतलब उसकी लिपि को क्या नाम मिलेगा वो तो आगे चलन पे ही पता चलेगा, अभी नहीं है। तो ये जो भी मैंने आपको बातें बताई वो यहाँ तक आपको यहाँ लिख कर दी है। हिंदी भाषा से बनने का सफ़र कहाँ से शुरू होता है, ये पॉइंट आपसे पूछ लिया जाए कभी तो वैदिक संस्कृत से संस्कृत, ये क्रम आता है, ये पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा कभी नहीं, नहीं आता है ये कि वैदिक संस्कृत से संस्कृत और संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट और अवहट से फिर हिंदी यानी खड़ी बोली भी। देखो यहाँ पे ना लोग रख देते हैं सौर सैनी रख देते हैं, खड़ी बोली रख देते हैं, हिंदी रख देते हैं, तो मतलब ये तीनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना। अब इसके बाद यहाँ से हमारी चीज़ें शुरू होती है। अगर हम हिंदी की बात करें तो यहाँ पे पॉइंट हमारा आ रहा है 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में इसे राजभाषा घोषित किया गया है। तो अनुच्छेद पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में दिया गया है, कौन से सन में दिया गया था, ये पूछ सकता है। ठीक है, और जो ये 14 सितंबर जो दिया है, इसी वजह से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे पॉइंट दिया हुआ है अधिकतर भारतीय भाषाएं संस्कृत, पाली और प्राकृत से एक मिनट, अधिकतर भारतीय भाषाएं संस्कृत, पाली, प्राकृत अभ्रंश से विकसित होती हुई वर्तमान रूप तक आई हैं। हिंदी सौर सैनिक अभ्रंश और अर्धमागधी अभ्रंश के संश्लेषण से निर्मित हुई है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में आजकल देखने को मिलता है कि हिंदी का निर्माण किस अभ्रंश से हुआ है। तो ये ऐसे बोला जाता है कि सौर सैनिक और अर्धमागधी दोनों के मिश्रण से हुआ है। अगर सिंगल सिंगल पूछा जाए यानी दोनों का नाम अगर दिया हो, सौर सैनी भी और अर्धमागधी भी दिया हो, तो आपको उत्तर लगाना है सौर सैनी से, नहीं तो या तो सौर सैनी लिखा होगा या अर्धमागधी लिखा होगा, दोनों में से कोई एक रहता है जब पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना इसको। यहाँ पर आगे देखो हिंदी की बोलियां। अब हमारी हिंदी जैसे हम कहते हैं पूरे उत्तर भारत में होती है, तो वो किस कारण से है, हिंदी कहाँ कहाँ समझी जाती है, कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो हिंदी की बोली को हम 5 भागों में बांटते हैं। पश्चिमी हिंदी बोली, पूर्वी हिंदी बोली, ये पूर्वी है, राजस्थानी बोली, पहाड़ी बोली और बिहारी बोली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, जिससे हमारी मानक हिंदी निकलती है। ठीक है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती हैं, कौन सी बोली हैं, इस तरह से। पूर्वी हिंदी की बात करेंगे तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी में आती है। राजस्थानी हिंदी की बात करेंगे, जो राजस्थानी हिंदी की बात है तो पश्चिमी राजस्थानी, जिसे हम मारवाड़ी के नाम से जानते हैं,
पूर्वी राजस्थानी जिसे जयपुरी के नाम से जानते हैं, और उत्तरी राजस्थानी जिसे मेवाती के नाम से जानते हैं, और दक्षिणी राजस्थानी मालवी के नाम से। तो यानी पूरा राजस्थान जो है वहाँ पे भी हमारी हिंदी समझी जाती है। पहाड़ी बोलियों की बात करेंगे तो जिसमें आता है पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और नेपाली। नेपाल में बोली जाती है नेपाली हिंदी। मध्यवर्ती पहाड़ी कुमाऊनी और गढ़वाली जो कि उत्तराखंड में बोली जाती है, और पश्चिमी पहाड़ी जिसे मंडियाली कहते हैं हिमाचल प्रदेश की बोली है ये। बिहारी बोली की बात करेंगे तो भोजपुरी, मगही और मैथिली ये तीनों बिहारी बोली के अंदर आती हैं। तो ये जितनी बोली हमारी दी है ये हिंदी की बोली है, और इनसे मतलब ये होता है कि यहाँ पर हिंदी को समझने वाले लोग, हिंदी को पढ़ने वाले लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये हिंदी की, अब बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो आपको भोजपुरी और इन सब के शब्द आप खड़ी बोली में प्रयोग करते हैं, खड़ी बोली के शब्द बहुत सारे यहाँ पे होते हैं। तो ये हमारी हिंदी बोली का क्षेत्र है। यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं और जो दिए हुए हैं, कौन सी बोली किससे आपकी विकसित हुई है, ये पॉइंट आपकी परीक्षा में बन जाता है महत्वपूर्ण। पश्चिमी हिंदी की बोलियां अर्धसैनी अभ्रंश सौर सैनी अभ्रंश से है। पूर्वी हिंदी की बोलियां अर्धमागधी से हैं। पहाड़ी बोलियां खस से हैं, और बिहारी बोलियां मागधी से विकसित हुई हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। जो नीचे यहाँ पर दिया हुआ है इसमें जो हमारी पश्चिमी हिंदी बोली है उसमें सौरसैनी आएगा, और जो हमारी पूर्वी हिंदी है ये अर्धमागधी से है। ठीक, इसके बाद इनका संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है एक एक करके, इसको आप लोगों को पढ़ना है स्वयं। मैंने इसको थोड़ा अलग इस तरह से कर दिया है, जितना आप अलग अलग देख सकते हैं। बोली का नाम है, मूल नाम इसका क्या है, अगर इसका कोई अन्य नाम है तो वो यहाँ दे दिया है क्योंकि उससे प्रश्न बन जाता है। फिर दिया है इसका विकास किससे हुआ है, विकास लिख दिया है कि किसका विकास किससे हुआ है। इसका विकास यानी खड़ी बोली का विकास सौर सैनी अभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। उपबोली इसकी कौन कौन सी हैं वो यहाँ दे दी हैं। बोली का स्थान यानी कहाँ कहाँ किस किस स्थान पर ये बोली बोली जाती है वो यहाँ दे दिया है, और बोलने वालों की संख्या किस तरह की रखी है। देखो हमारी बोली के आधार पर जो जनगणना हुई थी 1960 के आसपास में हुई थी, जॉर्ज ग्रेसन ने ही वो मतलब जनगणना कराई थी, सॉरी उस समय बोली के आधार पर बांटा था। तो इनमें जो संख्या है वो तो उसी तरह से वर्तमान समय में हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बाद से लेके अब तक बोली के आधार पर या भाषा के आधार पर हमारी ऐसी कोई जनगणना नहीं हुई है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारे देश के लोगों को ना कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है इस वाली चीज़ में। ये सारी चीज़ें जो होती हैं कि बोली के आधार पर बांटना या इन्हें अलग अलग चीज़ें करना, इससे हमें बहुत सारे लाभ भी मिल सकते हैं अगर हम इस पे रिसर्च करें। पर बात यही है कि वर्तमान समय हमारा ऐसा हो गया है कि इस पे कोई रिसर्च करना नहीं चाहता कि इस तरह से कैसे बांटे कैसे नहीं। तो जो उन्होंने रिसर्च दे दी शुरुआत में 60 के दशक में 70 के दशक में, वही बातें आपकी अभी तक हैं और वही आपकी परीक्षा में बनती रहती हैं, वही हिस्सा। तो उसी से आधार पर यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। इसके बारे में कुछ टिप्पणी हैं वो यहाँ दी हुई है, कुछ विशेषता जैसे पॉइंट बन जाएगा कि यह ओकार बहुला बोली है। इस चीज़ का मतलब समझो, जो अलग अलग भाषाएं रहेंगी कि ये ओकार बहुला है या ये उकार बहुला है या इस तरह से आए। यहाँ पे कहा है ओकार बहुला बोली, इसका मतलब क्या है समझो। आपके पास दो वर्ण होते हैं, एक होता है ओ और एक होता है औ। ठीक है, तो इसका उच्चारण क्या है ओ और इसका उच्चारण क्या है औ। तो जो ये खड़ी बोली है इसमें इन दोनों का उच्चारण क्या करते हैं, ओ करते हैं। यानी अगर जैसे मान लो औरत शब्द है तो उसे औरत नहीं औरत बोलते हैं, औरत, इस तरह से। ऐसे ही शब्द होता है जैसे और, तो और नहीं उसे क्या बोलते हैं, और। ठीक है, जबकि और दोनों में अंतर होता है लेकिन खड़ी बोली में नहीं है। ऐसे ही इसमें शब्द ये हुए हैं जैसे पॉइंट दिया है आगे कि कोक, हे, आए को यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ देखो ये दिया है कि जो है ना, है उसको हे बोलते हैं। कहने का मतलब है ये मात्रा है लेकिन उसको इसके साथ बोला जाता है। ऐसे आय को ए बोला जाता है, जो ई है उसको अ बोला जाता है, और न जो है उसको ण बोला जाता है। जैसे पानी बोला जाएगा तो पानी नहीं
पानी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी खड़ी बोली में आता है। जैसे यहाँ पे अनाज है, अनाज शब्द में अ जो है उसको लोप कर देते हैं तो नाज बोलते हैं, इस तरह से। इसमें द्वित्व व्यंजन दिया है ना, मूल व्यंजन का द्वित्व व्यंजन अक्सर हो जाता है इसमें। जैसे मोटी शब्द है, मोटी बोलना है तो मोटी नहीं मुट्टी हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही राजा बोलना तो रज्जा, डबल करके बोलते हैं। तो ये खड़ी बोली की विशेषता है, इसमें आ जाता है। तो इनसे प्रश्न बन सकते हैं विशेषता से संबंधित। इसी तरह से ब्रज भाषा का दिया हुआ है, ब्रज भाषा के बारे में, इसका विकास किससे हुआ है और कहाँ से। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। इसमें सारी बोलियों के जितनी भी हमने देखी सबके बारे में इस तरह से अलग अलग करके लिख दिया गया है। इसमें आपका अंतिम आता है यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, फिर इसमें हिंदी से जुड़े कुछ संवैधानिक बातें। तो हिंदी से जुड़ी जो संवैधानिक चीज़ें हैं उन्हें आपको इसमें देखना है। जैसे दिया हुआ है अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी तथा राष्ट्रलिपि देवनागरी है। तो बेशक राष्ट्रलिपि तो देवनागरी है, लेकिन फिर भी नहीं देवनागरी में काम होता। अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को राजभाषा संबंधित सलाह देने के लिए एक राज्य भाषा आयोग का गठन किया जाए, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे, ठीक है। ये पॉइंट ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जो यहाँ पे राजभाषा आयोग था वो कब गठन हुआ, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अनुच्छेद 345 इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य अनुसूची 8 में वर्णित 22 प्रादेशिक भाषाओं में से किसी एक को अपने राज्य की राजभाषा बना सकता है। ये भाषा से संबंधित था ये इस अनुच्छेद में, ठीक है। तो यानी कोई भी राज्य बना सकता है अपनी जो 22 भाषाएं संविधान में दे रखी है उनमें से किसी भी राज्य को, कोई भी राज्य अपनी भाषा जो बनाना चाहता है राजभाषा वो बना सकता है। तो उस क्रम में भारत के 9 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की राजभाषा हिंदी है। देखो 9 राज्य हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई बोली मतलब कोई भाषा अगर जितने ज़्यादा राज्यों की राजभाषा है तो वो हिंदी ही है। और इसके साथ 9 राज्य में तो है ही राजभाषा, इनको हिंद प्रदेश कहते हैं, ठीक है। 9 जो है। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजभाषा हिंदी है, ठीक। दिल्ली भी है, फिर भी अंग्रेजी में है सब कुछ, ठीक। तो 9 और 1 10 हो गए। उसके बाद आगे दिया महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। जैसे दूसरी भाषा होती है राज्य की, वो कौन सी होगी, तो वो हिंदी है। तो 10 राज्य में होने के बावजूद भी फिर भी अगर उपेक्षा का शिकार अगर कोई है, कोई भाषा है तो वो है हिंदी। क्योंकि इसके जो बच्चे हैं, इसके जो बेटे हैं, बेटियां हैं, उन्हें हिंदी बोलने में शर्म महसूस होती है। यही कारण है कि इस भाषा के लिए कभी कोई कुछ नहीं बोलता। हिंदी के बारे में आपने कभी ऐसा देखा होगा कि जो साउथ वाली भाषाएं हैं उनके बारे में अगर कोई एक शब्द भी बोल दे तो ट्विटर जैसी उस पर ना बहिष्कृत और ये वो इतना हल्ला मच जाएगा। तब बड़े बड़े लोग, इतने जो हिंदी भाषी हैं वो मतलब जो वहाँ की भाषा वाले लोग हैं और वो सब बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन हमारी हिंदी की बात करें अगर, यहाँ पे हिंदी के लिए कोई कुछ भी कह के चला जाओ, कुछ भी बोल जाओ, यहाँ पे इतने लोगों को पैदा किया है इस हिंदी ने, हिंदी क्षेत्र ने, लेकिन इसके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं होता। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अभी एक बवाल हुआ था, साउथ के एक हीरो ने बोल दिया था तब हिंदी के बारे में। तो वहाँ पे एक बॉलीवुड से एकमात्र जो हमारे स्टार हैं, क्या नाम है उनका, अजय देवगन, बस उन्होंने आपत्ति जताई थी कि आप हिंदी के लिए ऐसे नहीं बोल सकते। जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हिंदी इतनी बुरी है और हिंदी में अगर कुछ नहीं है तो ये अपनी फिल्मों को डब करके यहाँ से कमाई क्यों लेते हो हिंदी की। भाई अगर इतनी करते हैं, लेकिन बात ये है ना कि आप ये देखेंगे कि विदेशों की जितनी मूवी हैं, विदेशों की मूवी आपकी हिंदी डबिंग मिलेंगी, साउथ की मूवी हैं सारी हिंदी डबिंग मिलेंगी,
अंग्रेजी में ज़्यादा घुलने मिलने और बोलने वाले लोग हैं ना, उनको भी अगर देखोगे तो वो भी बहुत सारी चीज़ों को हिंदी में डबिंग को ही देखना पसंद करते हैं और सारी चीज़। और उसके बावजूद मतलब हिंदी हमारे कमाने खाने सबका जरिया है, लेकिन हम हिंदी का कभी समर्थन नहीं कर सकते, हम इस तरह से रहते हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें, तो जो संविधान से संबंधित जो पॉइंट दिए हैं ये आपकी परीक्षा में पूछ लेते हैं, किस अधिनियम में, किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 350 राड की जड़, ठीक है, इसमें लिखा है कि अभ्यावेदन की भाषा तो हिंदी होगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। ये विशेष परिस्थिति आज तक समझ में नहीं आई कि ये किन के लिए रखी गई थी, पर हाँ बात वही है ना कि उनको कनेक्ट करने के लिए। लेकिन एक चीज देखो, सबसे बड़ी बात यह है, कभी आपने ये सोचा कि साउथ अंग्रेजी भाषा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है, अपनी भाषाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन हिंदी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। अगर उत्तर भारत के लोगों में दम होता ना, इस देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानी देने वाले लोगों की संख्या आपको उत्तर भारत से मिलती है। वो लोग तो अंग्रेजों को स्वीकार कर चुके थे और तभी उन्होंने अंग्रेजी को स्वीकार किया। लेकिन अगर बात यही है कि अगर उत्तर भारत ये खड़ा हो जाए ना, ये कह दे कि हाँ हमें जरूरत नहीं है, हम हिंदी में ही रखेंगे सारी चीजें, मजबूरी में हिंदी सीखना और पढ़ना हो जाएगा। लेकिन हम लोग कहते हैं ना ठीक है चलो इंग्लिश में चल रहा है, वो अंग्रेजी। एक बात बताओ, वो उन्हें जो उनके अंदर जो खुददारी है अपनी भाषा और उन सारी चीजों के लिए, वो अंग्रेजी के लिए नहीं होती उनके अंदर। अंग्रेजी कौन तुम्हारे पापा की भाषा थी? गुलामी की निशानी को तुम अपनी शान बना के जी रहे हो। लेकिन बात यह है ना कि कोई इस पे कहे नहीं, ये नहीं। अच्छा आम जनता से पूछो, आम जन और उनसे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उन्हीं को पड़ता है जो सत्ता और इन सारी चीजों पे रहते हैं। तो खैर चलो, ये तो सरकार वाली चीजों का है, हम इसमें क्या ही कह सकते हैं जी। हम तो बस इतनी ही बातें रख सकते हैं कि ठीक है अपनी हिंदी का प्रचार प्रसार। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 50 क के अंदर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा को अनिवार्य करना। और अनुच्छेद 350 ख किसी अल्पभाषी के लिए राष्ट्रपति कुछ अधिकार या उनके लिए विशेष अधिकार की नियुक्ति कर सकता है। हमारे देश में सबसे जो खराब चीजें हैं ना, ये अल्पभाषी के लिए सब कुछ कर दो, बहुसंख्यक उनके लिए कोई, उनके अधिकारों की रक्षा करने वाला इस देश में कोई नहीं है। अल्पभाषी और अल्पसंख्यक और इन सारे चीज़ों की रक्षा हो जाएंगी, सबके पास है अधिकार, पर जो बहुसंख्यक और उनकी चीज़ें, उनके लिए कोई नहीं है। अनुच्छेद 351 में दिया, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए वो आवश्यक कदम उठाएं। लेकिन आज तक चाय पानी नाश्ते के अलावा हमारी सरकारें कुछ नहीं करती हैं हिंदी के लिए। और अगर ऐसा होता तो हमारे देश की तस्वीर ही अलग होती। मेरी एक ही डिमांड है सरकार से, आप हिंदी के लिए कुछ मत करो, कुछ मत करो, छोड़ दो। बस हिंदी को रोजगार में शामिल कर दो, अपने आप जनता सीख लेगी। लेकिन हिंदी को नष्ट करने का काम जो सरकार ने किया है वो यही कि रोजगार में भाषा क्या लगा दी, अंग्रेजी, और अंग्रेजी को बढ़ोतरी मिल गई। अगर हमारे रोजगार में हिंदी आ जाए तो हमें ज़रूरत ही ना पड़े अंग्रेजी की। तो ये भाषा आपका यहाँ पे समाप्त होता है। इकाई 8 हमारी एक और कल की क्लास और हमारी इसमें बची हुई है, तो इसको पढ़िएगा। जो पॉइंट आपके दिए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आता है, एक प्रश्न भाषा से आपका लगभग आता ही आता है, ठीक है। चलो आगे, आज के लिए इतना ही।